मामले में फिलहाल पुलिस की तहकीकात जारी है। जागृति के खिलाफ धारा 302, 307 और जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि धनंजय सिंह के खिलाफ 201, 202 धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये दोनों ही धाराएं सबूत मिटाने की है। और ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी सुमित चौधरी का, जो इस वक्त सीधे पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जानना चाहेंगे कब तक दोनों की पेशी होगी और किस तरह से इनके मामले को पुलिस पेश करेगी कोर्ट में? अभी तक जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जो कि करीब 2 बजे के करीब बताया जा रहा है कि इन दोनों ही लोगों को पेश किया जाएगा। कल इन लोगों की गिरफ्तारी जो दिखाई गई है करीब 4 बजे की दिखाई गई है। दोनों ही लोगों को अलग अलग धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, जिसके ऊपर आज दिल्ली पुलिस इन लोगों से पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। और पुलिस कस्टडी में दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो सबसे बड़ा पहलू, जो मोटिव ऑफ क्राइम क्या था, मोटिव क्या था पूरे क्राइम के पीछे, और इसके अलावा जो चीजें हैं, चेन ऑफ क्राइम है, इसके अलावा उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी। 2 बजे करीब इन दोनों लोगों को पेश किया जाएगा। मोटा अगर बात की जाए, अगर मुख्य रूप से बात की जाए, तो यही बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस ने जागृति है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर और हत्या के आरोप में गिरफ्तार एफआईआर रजिस्टर किया है। इसके अलावा जो धनंजय हैं, जो बीएसपी सांसद है, उनको डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस के तहत और षड्यंत्र के तहत 120 के तहत इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया है। और इन्हीं धाराओं के तहत आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी इन लोगों को, और जिसके बाद ये कोर्ट में ये बताने की कोशिश करेगी कि इन दोनों ही लोगों से पूछताछ के लिए कई ऐसे अहम सवाल है जो इन लोगों से पूछने हैं, और इसी बेसिस से पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। जो कि जी, तो पुलिस रिमांड की पुलिस अपनी तरफ से मांग करेगी। अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सुमित, जानना चाहेंगे जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, किस तरह से इस पूरे केस को देखा जा रहा है, और पुलिस की तरफ से भी वो कौन कौन से तथ्य रहेंगे, आधार रहेंगे कस्टडी में लेने के लिए? देखिए, अभी ये पूरा ही केस पूरी इनिशियल लेवल में है, यानी अभी पहली ही सीढ़ी पर ये केस पहुंचा है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कल जो सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची, दिल्ली पुलिस ने जो चीजें सामने आई उसी के आधार पर इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और जो एफआईआर रजिस्टर की गई, जिन धाराओं के तहत की गई, उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस यानी 201, 202, इसके अलावा 302 और 307 यानी हत्या और हत्या का प्रयास करना। इसके अलावा दूसरा जो मेड था, यानी जो नाबालिग मेड बताया जा रहा है, जो बच्चा, उस पर अत्याचार करने के आरोप भी लगाए हैं। तो इन्हीं सभी धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर करने के बाद अब दूसरी स्टेज में दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस आज इन दोनों को पेश करने के बाद इन दोनों लोगों की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है, जिसमें ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो मोटिव था पूरे क्राइम के पीछे वो क्या था, और इसके अलावा जो सीन ऑफ क्राइम है वो क्या है। इन्हीं सभी चीजों को जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी आज, जब इन लोगों की पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन दरिंदगी की दास्तान को किस तरह से अंजाम दिया गया, ये आपको बताते हैं। नाबालिग नौकर की पहले हिरण के सींग से और बाद में पलंग की लकड़ी से पिटाई की गई। बेहोश होने तक नौकरानी की पिटाई, नाबालिग नौकर को गर्म प्रेस से दागा गया। यानी कि जब तक नौकरानी बेहोश नहीं हो गई तब तक उसकी पिटाई की जाती रही। नौकरानी के मुंह में जबरन चम्मच घुसाई गई, जिसके चलते उसके दांत टूट गए। तो कितनी दरिंदगी दिखाई गई, किस तरह से बेरहमी से पेश आई सांसद की पत्नी। नौकरानी और नौकर के साथ इस तरह के आरोप लग रहे हैं। धनंजय ने सुबह 8 बजे फोन पर पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी, क्योंकि सांसद धनंजय का कहना है कि पत्नी ने नौकरानी के मरने की जैसे ही जानकारी उन्हें दी और वो घर पहुंचे और तुरंत उन्होंने पुलिस को इस घटना की इत्तला दी। सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, जिस तरह से आप पूरा क्राइम सामने है, सीन ऑफ क्राइम की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो क्या लगता है यहाँ पे पुलिस का पक्ष कितना मजबूत है और कितनी आसानी से पुलिस को इन दोनों की कस्टडी मिल जाएगी?
देखिए, जब भी ऐसी किसी केस के अंदर जब कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सामने आती है, जो प्रथम दृष्टि में उसके सामने चीजें आती है, उसी के बेसिस पे उसी के इर्द गिर्द उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चलती है। और इस केस में भी ऐसा ही है। कल जिस तरीके से सीन ऑफ क्राइम पे दिल्ली पुलिस पहुंची, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पहुंची, उसने जो चीजें वहां पर देखी, जो मॉनिटर किया, उसी के बाद ये माना गया, उसी के बाद ये सबूत जो थोड़े बहुत दिल्ली पुलिस को मिले, वो यही मिले कि ये दोनों ही लोग इस पूरे में लिप्त थे। और इन दोनों पर ही डॉक्टर जागृति हो या उनके पति धनंजय हो, जो बीएसपी सांसद है, इन लोगों पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, हत्या और हत्या का प्रयास करने की एफआईआर रजिस्टर की गई। अब दिल्ली पुलिस की जो दूसरी सीढ़ी होगी या दूसरा कदम होगा, वो यही होगा कि अब इसी सीन ऑफ क्राइम को स्टेब्लिश करना, इसी सीन ऑफ क्राइम को ये जांच में परखने की कोशिश करना कि जो चीजें उनको मिली है वो कितनी पुख्ता है। इन दोनों लोगों से पूछताछ की जाएगी। हो सकता है दिल्ली पुलिस क्रॉस एग्जामिन भी करे, इन सभी लोगों को कंफर्मेशन भी कर सकती है। तो ये कई पहलू है जिसमें दिल्ली पुलिस काम कर सकती है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का पहला, आज जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, दिल्ली पुलिस इन दोनों ही लोगों की रिमांड की मांग कर सकती है। बिल्कुल सुविधा बन रही है हमारे साथ। तो आपको बता रहे हैं किस तरह से दोनों सांसद और उनकी पत्नी पर आरोप लगे हैं और आरोपों के तहत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद आज इन दोनों को ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में लेने की मांग करेगी। तो सांसद की पत्नी जागृति, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, डाइटिस्ट है, घर के नौकरों का कहना है कि वो मिजाज में बेहद गर्म है। छोटी छोटी बात पे वो काफी बड़ा हंगामा खड़ा कर देती हैं और नौकरों के साथ अक्सर मारपीट करती हैं। ये आम बात है और यही वजह है कि घर में कोई भी नौकर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। कुछ नौकर जब नौकरी छोड़कर गए तो उन्होंने सांसद की पत्नी जागृति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया। तो नौकरानी का पोस्टमार्टम कल होने वाला है। इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि नौकरानी की मौत कब और कैसे हुई। जैसे जैसे पुलिस तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ा रही है, उसी तरह जागृति के जुल्मों की दास्तान भी सामने आ रही है। पूछताछ के दौरान जागृति सिंह ने यह माना कि उन्होंने नौकरानी और नाबालिग नौकर की पिटाई की थी। नाबालिग नौकर ने बताया कि दीपावली की रात जागृति ने खाने को लेकर बहुत विवाद किया और उसी वजह से उसने नौकरानी राखी की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। तो मेरा आपका शुक्रिया इस अपडेट और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा मर्डर केस में गिरफ्तार बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी को आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले पूछताछ के बाद दीनू सोलंकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सोलंकी को आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अमित जेठवा की पत्नी ने कहा है कि दीनू सोलंकी को 100 साल की सजा मिलनी चाहिए, तभी उनकी पत्नी की इच्छा पूरी होगी और पति की आत्मा को शांति मिलेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा की हत्या के मामले में पहले सीबीआई ने बीजेपी सांसद दीनू बोघा सोलंकी से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2010 में अमित जेठवा की गुजरात हाईकोर्ट के सामने घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। अदालत के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। जेठवा की हत्या का देश भर के आरटीआई एक्टिविस्ट ने भारी विरोध किया था। आपको बता दें कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट थे। उन्होंने कई आरटीआई भी लगाई हुई थी और साथ ही कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं भी डाली हुई थी। खुशी हुई कि उसको गिरफ्तार कर लिया है और हमारे परिवार को शांति हुई और उसके बेबी को पूरी तरह से शांति हो गई है, आत्मा को शांति मिली है और उसको 100 साल की सजा हो तो भी उसको डैडी को आत्मा को शांति मिलेगी और उस गुनहगार को पूरी तरह से
सजा मिले और मेरे हस्बैंड ने सबके लिए अच्छा काम किया, उसको न्याय मिला है और अभी उसको न्याय मिले, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जब अपडेट जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे मेरे सहयोगी नीतीश कुमार का। नीतीश, जानना चाहेंगे किस तरह से अपना पक्ष रखा जाएगा, अभियोजन पक्ष की अगर हम बात करें कितनी मजबूती से और क्या आधार रहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, सीबीआई के पास 2 सीडी है जिसमें कि सैंड जो अपने लोगों को जो है वो हिदायत देते हुए पाए गए हैं। उन सैंड माफिया के तौर पर जो है सीबीआई को दिनू सोलंकी के बारे में कुछ सबूत मिले हैं कि वो गिर फॉरेस्ट में जो है इलीगल माइनिंग करवा रहे थे। इस बाबत जो उनके पास कुछ सीडीज भी हैं और इसके अलावा जो कल सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की दोपहर से लेकर करीब शाम बजे तक, जब तक वो गिरफ्तार नहीं कर लिए गए, उसमें उनके स्टेटमेंट में डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी। उनके लोकेशन के बारे में, जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त कहाँ थे, और जो शार्प शूटर था शैलेश पांड्या जो कि फिलहाल साबरमती जेल में है गुजरात में, उससे भी पूछा गया था। तो उनके स्टेटमेंट और इनके स्टेटमेंट में दोनों में डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो जाहिर तौर से काफी कुछ पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास, जिसके तौर पर वो उसको नेल करने की कोशिश करेगी दिनू सोलंकी को कोर्ट में। तो सीबीआई अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और अब देखना होगा कि सीबीआई क्या माना जाए। नीतीश, किस तरह से सीबीआई की डिमांड रहेगी और जब अपना पक्ष मजबूती से रखेगी? देखिए, अभी जैसी हमें खबरें मिल रही हैं, सीबीआई जो है अभी सीबीआई रिमांड की मांग करेगी। करीब 1 हफ्ते की सीबीआई रिमांड लेगी और उन्हें जगह पर जो मर्डर जहां पे हुआ था वहां पर ले जाएगी। इसके अलावा जो है उनको कन्फ्रंट कराया जा सकता है। जो शास्त्र का शैलेश पांड्या हैं, जिसने कि अमित जेठवा को गोली मारी थी, उनसे और उनके भतीजे जो हैं शिवा सोलंकी, इन दोनों से कन्फ्रंट कराया जाएगा उनको गुजरात ले जाकर, और उसके बाद जो है फिर सीबीआई जो आगे की स्ट्रेटेजी चॉकआउट करेगी। लेकिन फिलहाल सीबीआई सोर्सेज का कहना है कि उनके पास कुछ सीडीज हैं जो उनके इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट के दिनू सोलंकी के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करते हैं। शुक्रिया नीतीश आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं जल्द। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर है। खुफिया सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन मोदी पर हमले की साजिश रच रहे हैं। लाइव इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सीमा पार बैठे आतंकियों मोदी पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कराची में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मोदी पर हमला कराने के लिए दाऊद समेत कई आतंकी संगठनों पर हमले का दबाव बढ़ाया है। वहीं सऊदी अरब में भी कुछ जिहादी संगठनों ने मोदी पर फिदायीन हमला कराने की साजिश रची है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उनके मुताबिक लश्कर पुलिस यूनिफॉर्म में आतंकियों को मोदी के काफिले में दाखिल कराने की साजिश रच रहा है। पुलिस के यूनिफॉर्म में फिदायीन आतंकी सुरक्षा एजेंसियों को चकवा देकर मोदी के करीब पहुंचकर उन पर हमला कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि लश्कर ने पुलिस के यूनिफॉर्म का भी बंदोबस्त कर लिया है और मोदी के काफिले में दाखिल होने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इन फिदायीन हमलों में कुछ महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। बड़ा खतरा मंडरा रहा है मोदी की सुरक्षा को लेकर। अब सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ती जा रही है।
जान का खतरा बढ़ता जा रहा है मोदी के लिए। तो अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक का दबाव है, मोदी पर भी चुनावी दबाव है, परीक्षा की घड़ी है मोदी के लिए। और ऐसे में मोदी की रैली के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और अतिरिक्त एहतियात बरतने का अलर्ट जारी किया है खुफिया एजेंसियों ने। तो यूपी के बहराइच में 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी की रैली है, जिसको लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना की रैली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां बेहद मुस्तैद नजर आ रही हैं। नरेंद्र मोदी की रैली स्थल का आईजी गोरखपुर ने दौरा किया और उन्होंने माना कि कुछ खामियां हैं, जिसके बारे में जिले के आला अधिकारियों को बता दिया गया है। नरेंद्र मोदी की रैली स्थल के इंचार्ज पूर्व विधायक सुरेश्वर सिंह ने आरोप लगाया है कि बहराइच आतंकी संगठनों की शरण स्थली बन चुका है, इसलिए पैरा फोर्सेज लगाई जानी चाहिए नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में। तैयारियों की समीक्षा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और लगभग मार्क पुटिंग पे काम चल रहा है। एसपी साहब ने बताया लगातार सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अनुपालन किया जा रहा है। सीमा से जुड़ा हुआ हमारा जनपद है। अभी हमने बताया कि यहाँ दाऊद का खानसामा भी पकड़ा गया, यहाँ सिमी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पकड़ा गया, मकोका कोर्ट से भागा हुआ आतंकवादी यहाँ पकड़ा गया, जैश ए मोहम्मद और सारे तरह के यहाँ आतंकवादी संगठन होने का आईबी का अलर्ट है, लश्कर ए तोयबा का अलर्ट है, आईएम इंडियन मुजाहिदीन के लिए कहा गया है। सारी के सारे आतंकवादी संगठन यहाँ पर शरण स्थली बनाए हुए हैं, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है। बोधगया मंदिर में धमाके को लेकर एनआईए ने अहम खुलासा किया है। एनआईए का दावा है कि बोधगया ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का रांची मॉड्यूल था। एनआईए के रांची के होटल से एक चार्ट मिला है, जिसमें उन लोगों की लिस्ट भी है जिन्होंने बोधगया मंदिर में 13 बम रखे थे। जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनसे लगता है कि बोधगया धमाकों और पटना धमाके दोनों की योजना इंडियन मुजाहिदीन के तहसीन अख्तर और हैदर अली ने ही बनाई। इम्तियाज ने थाई मॉनेस्ट्री में बम प्लांट किया। इम्तियाज को पुलिस ने पटना ब्लास्ट को लेकर गिरफ्तार किया। इम्तियाज से अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी। अनवल उर्फ तारिक, जो पटना बम धमाकों में मारा गया, उसने ताराघर मॉनेस्ट्री में बम प्लांट किए थे। रांची के जिस होटल में मुजीब रुका था, उसने बोधगया में 4 जगहों पर बम प्लांट किया था। बोधगया के सीसीटीवी में हैदर दिखा है और हैदर पटना ब्लास्ट का आरोपी भी है। सूत्रों के मुताबिक हैदर ने करीब 50 बम बनाए थे, जिसमें से कुछ बचे हुए बम एनआईए ने रांची के गेस्ट हाउस से बरामद किए। इससे ही बोधगया ब्लास्ट और पटना ब्लास्ट के बारे में एनआईए को अहम जानकारियां मिली हैं। तो तार जुड़ते जा रहे हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। ये एक ही नेटवर्क और एक ही संगठन बताया जा रहा है, जिसने पटना और बोधगया में बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। इंडियन मुजाहिदीन ने साजिश रची और इसे अंजाम दिया। रांची मॉड्यूल के तहत ये धमाके कराए गए। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ी सफलता हाथ लगी है बोधगया ब्लास्ट में जांच के दौरान। जब वक्त इसे छोड़े से देखा लौटते हैं जान।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर वार किया गया है। सामना में राम मंदिर के मुद्दे से किनारा करने पर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि सत्ता के लिए राम मंदिर मुद्दे से किनारा किया गया। सामना में ये भी लिखा गया है कि सभी पार्टियों में धर्मनिरपेक्ष बनने की होड़ मची है। सामना में कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत की थी, जिसकी राह पर दूसरी पार्टियां भी चल रही हैं। साफ तौर पर शिवसेना के निशाने पर बीजेपी है। तो शिवसेना नरेंद्र मोदी का समर्थन कर चुकी है, अलायंस पार्टी है, गठबंधन में है बीजेपी के साथ शिवसेना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोल रही है राम मंदिर के मुद्दे पर, बड़े सवाल खड़ा करता है। शिवसेना का कहना है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पार्टी ने अपने अहम मुद्दे से ही किनारा कर लिया। और ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी श्रीराम खरेगा। श्रीराम, जानना चाहिए और क्या क्या कुछ लिखा है सामना ने, और क्या कुछ कहने का कोशिश की गई है, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है इस हमले से? जी देखिए, शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो सामना में संपादकीय लिखा है, उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है मणिशंकर अय्यर पे। मणिशंकर अय्यर ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें कहा था उन्होंने कि अल्पसंख्यक इस देश में रहने वाले देश का प्रधानमंत्री तय करते हैं। इसी बात पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने यह संपादकीय लिखा है। लेकिन जो खास बात इस संपादकीय में देखने मिली है वो बात यह है कि मणिशंकर अय्यर या फिर कांग्रेस के बहाने शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को फिर एक बार निशाना है। ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने अपने संपादकीय में बीजेपी को निशाना बनाया है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की एक रैली के लिए कई सारे बुरके खरीदे गए थे, जिसकी वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इसी बात को आधार बनाते हुए बीजेपी का नाम न लेते हुए अब शिवसेना ने कहा है कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए अपने जो मूल मुद्दे है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो, वो कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं और अल्पसंख्यक लोगों का तुष्टीकरण करने के लिए कई सारी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने भले ही बीजेपी का इस मामले में नाम न लिया हो, लेकिन उनका रुख और उनका निशाना जो है साफ तौर पर बीजेपी पर ही नजर आ रहा है। जी, तो बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना में उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक स्वार्थों को साधते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और बीजेपी भी अपना मूल मुद्दा भूल गई है। शुक्रिया श्रीरंग आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।
कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, का उठा पढ़ लेते हैं, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहा है। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्वास्थ्य पर आधारित प्रोग्राम आयुर्वेद के चमत्कार में। और आज का हमारा विषय है कि कैसे रख सकते हैं आप अपनी सेहत को हमेशा फिट। और इसी विषय पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और स्वामी जी, जिस तरह से हम हमेशा से आपसे चर्चा करते हैं हर विषय में, तो आज हम आपसे सेहत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ, जैसे हर इंसान अक्सर इंसान अच्छा खाता पीता है लेकिन फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्या कारण है इसका? सबसे पहले मैंने ये अनुभव किया है कि लोग ये सोचते हैं कि हम सेहत खाना खाने से बनती है। सही मायने में सेहत खाना खाने से नहीं जी, खाना पचाने से बनती है। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा या ज्यादा मात्रा में खाऊंगा, जी, ओवर एंड एक्सेस खाऊंगा, ताकत वाली चीजें खाऊंगा, बादाम खाऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। सेहत तो सिर्फ 2 सूखी रोटी अगर आप रोज खा लें तो भी बन सकती है, पर मेन मकसद है सेहत का पचना। आपकी जो जठराग्नि है वो मजबूत हो, आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो, वो सॉलिड हो, जिससे आपकी सेहत पूरी तरह से बन सके। आप जो खाए पिए लक्कड़ पत्थर सब हजम जी, तो सेहत बनेगी। सेहत इससे नहीं बनती कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, अच्छे मेवे खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं तो आपकी सेहत बन जाएगी, या आप मांस मछली खा रहे हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि आपको अगर किसी भी अंग